आई। चुनीमाला, क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूँ। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी हीरक कुमार। तुम हमारे बेटियों का ख्याल रखना। मैंने उनका नाम भी सोच के रखी है, कोड़ी और रूबी। और मेरे जादुई मोती अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। चुनीमाला, ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ बोलो चुनीमाला, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? चुनीमाला की मौत के अगले दिन दोनों बेटियां बहुत रो रही थी। हीरक कुमार बेटियों को संभाले नहीं पा रहे थे। तभी हीरक कुमार की माँ वहाँ आती है। देख बेटा, तू अकेले इन दोनों बच्चियों को इस तरह संभाल नहीं पाएगा। मेरी बात मान, तो फिर से एक शादी कर ले। क्या कह रही हो माँ? ऐसा कौन है जो मेरे दोनों बच्चियों का देखभाल करेगा? तू इस बात की चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। उसका नाम है शामुकमाला। ठीक है माँ, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। कुछ दिनों बाद एक शुभ समय देखकर हीरक कुमार की माँ ने शामुकमाला से उनकी शादी करा दी। शामुकमाला, मेरे इन दोनों बेटियों को अपनी ही बेटी की तरह ख्याल रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बहुत प्यार करूंगी और हमेशा ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं खाना लाने जा रहा हूँ, तब तक उनका देखभाल करो। ये कहकर हीरक कुमार बच्चों के लिए खाना लाने चले गए। तभी शामुकमाला मन ही मन सोचा, सुना है हीरक कुमार की पहली पत्नी चुनीमाला जादुई शक्तियों की मालिक थी। उसके पास एक मायावी जादुई मोती था। वो मरने के बाद जरूर वो मोती हीरक कुमार के पास ही होगा। किसी न किसी तरह से वो मोती उनसे लेना ही पड़ेगा। जब हीरक कुमार खाना लेकर वापस आए, तब शामुकमाला उनसे कहा, अच्छा हीरक कुमार, सुना है चुनीमाला के पास एक मायावी जादुई मोती था। क्या वो अब तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास ही है। मैंने उसे बहुत संभाल के रखा है। वो तो एक जादुई मोती है, उससे तो मैं जो मांगूंगी वही मिल जाएगी। अच्छा हीरक कुमार, क्या तुम वो मोती मुझे दे सकते हो? नहीं शामुकमाला, उसमें मेरी चुनीमाला की यादें हैं, मैं किसी को नहीं दे सकता। अच्छा सुनो शामुकमाला, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले राज्य में जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मैं लौटूंगा। तब तक रूबी और कौड़ी का तुम ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर हीरक कुमार चले गए। थोड़ी देर बाद भूख से परेशान होकर रूबी और कोड़ी रोने लगी। ओह, फिर से रोना शुरू कर दिया। मैं इन दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। एक तो मुझे वो जादुई मोती नहीं मिला, ऊपर से इनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। ये कहते हुए शामुकमाला घर से बाहर निकल गई। उधर भूख के मारे बच्चियां लगातार रो रही थी और ये सारी घटना नदी के ऊपर झुकी हुई तार के पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल देख रही थी। अरे ये कितनी निर्दयी है, बच्चों को भूखा छोड़कर चली गई। भूख के मारे ये दो बच्चे रो रहे हैं। मैं उनके पास जाकर कुछ खिला देती हूँ। शामुकमाला घर से बाहर जाते ही चुड़ैल जल राज्य में आकर रूबी और कोड़ी को खाना खिलाती है। फिर इसके बाद उन दोनों को सुला के चुड़ैल जल राज्य से निकलकर वापस चली जाती है और ऐसा सिलसिला चलता ही रहा। अजीब बात है, ये बच्चे सही सलामत कैसे हैं? मैं तो इन्हें खाना नहीं खिलाती, कोई ध्यान भी नहीं रखती। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनके रहते हुए मुझे वो जादुई मोती कभी नहीं मिलेगा। वो मोती इन्हीं दोनों के लिए संभाल कर रखा है, ये मुझे पता है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए शामुकमाला अपनी दोस्त कालनाग के पास जाते हैं और कालनाग को अपनी मन की बात खोलकर बताती है। कालनाग, कुछ तो उपाय निकालो, हर हाल में वो मोती मुझे चाहिए। तो चिंता मत कर, मैं अपनी जहर तुझे दे रही हूँ। इसे ले जाकर दूध के साथ मिला देना।
उनके ये सारी योजनाएं चुड़ैल पानी के ऊपर से सुन लेती है। तभी ये क्या? ये तो बच्चों को मारने की साजिश कर रही है। वैसे भी इनका ख्याल रखते रखते इन पर ममता आ गई। मैं ही इनका ख्याल रखूंगी। सामुकमाला के घर लौटने से पहले ही चुड़ैल जल राज्य में जाकर करी और रूबी को पानी से बाहर ले आई। फिर चुड़ैल ने जादू करके कोड़ी और रूबी को इंसानी रूप प्रदान करती है। फिर रूबी और कोड़ी को जंगल के अंदर ले जाते ही चुड़ैल के पास 2 जीवित बच्चे को देखकर बाकी चुड़ैलों ने पूछती है, अरे चुड़ैल, ये कौन है? कहाँ से ये 2 जीवित इंसान के बच्चे को उठा के लाई? ये मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। इनकी सौतेली माँ बहुत ही निर्दयी है। उनके हाथों इनकी जान जाने वाली थी, इसीलिए मैं इन्हें अपने पास लाई हूँ। ठीक है चुड़ैल, आज से हम भी इन दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगे। सभी चुड़ैलों ने मिलकर इन दोनों बच्चियों को बड़े प्यार से पालने लगते हैं। दूसरी तरफ जब हीरक कुमार अपना काम निपटा कर घर लौटते हैं तो सामुकमाला उन्हें बताती है रूबी और कोड़ी न जाने कहाँ खो गई है। वो दोनों कहीं भी नहीं मिली। ये सुनते ही ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। जब तक बेटियों को मैं ढूंढ नहीं लेता मैं इस घर में नहीं लौटूंगा। ये कहकर हीरक कुमार अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस तरह कई साल बीत गई। उधर रूबी और कोड़ी भी बड़ी हो जाती है। बहन चलो ना, आज नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो, कांटे से आज हम बहुत सारे मछलियाँ पकड़ेंगे। उधर इतने सालों से हीरक कुमार पूरे जल राज्य में रूबी और कोड़ी को ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिले, न जाने मेरे बेटियां कहाँ खो गए, अभी तक नहीं मिला। कोड़ी और रूबी के बिना मैं घर नहीं लौटूंगा। उनके बिना इस जल राज्य में भी रहने की मन नहीं है। मैं जादुई मोती के मदद से रूप बदलकर बाकी जिंदगी स्थल भाग में रह के बिता दूंगा। ये कहते ही हीरक कुमार अपनी जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर स्थल भाग में आ जाते हैं और जंगल के रास्ते से चलते हुए उन्हें अचानक एक जहरीला सांप ने काट लिया और साथ ही साथ हीरक कुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। रूबी, इस जंगल में कौन इस तरह से चीख रहा है? हाँ, चलो जाकर देखते हैं। कोड़ी और रूबी दौड़ते हुए वहां जाकर देखते हैं कि एक आदमी बेहोश होकर पड़ा है और उनके पूरा शरीर नीला पड़ गया। ये क्या? इस आदमी को तो जहरीला सांप ने काट लिया है। हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। माँ ने बताया था कि हम जन्म से ही जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। क्यों ना हम अपनी जादुई शक्तियों से इस आदमी को बचाए। फिर रूबी और कोड़ी अपनी जादुई शक्ति से हीरक कुमार के शरीर से सारा जहर निकल देते हैं। तभी हीरक कुमार की रूप बदलकर वो एक मत्स्य मानव के रूप में आ जाते हैं। ये क्या? मैं जिंदा हूँ। तुम दोनों कौन हो? क्या तुम दोनों मुझे जादू से बचाया? हाँ, हमने जादू से तुम्हारे शरीर से जहर निकाला है। हम 2 बहन रूबी और कोड़ी इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम तो मछली मानव हो। इस जंगल में कैसे? क्या कहा? तुम दोनों का नाम रूबी और कोड़ी है और यहाँ रहते हो? इसके बाद हीरक कुमार अपनी जिंदगी की सारी कहानी रूबी और कोड़ी को बताते हैं। ऐसा था मेरा अतीत। जो भी हो, तुम दोनों मेरे जान बचाए। इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे जल राज्य में जाकर घूम सकती हो। ठीक उसी वक्त चुड़ैल वहाँ आके हीरक कुमार से कहती है, कभी नहीं हीरक कुमार। रूबी और कोड़ी जल राज्य में वापस गई तो उनकी जान को खतरा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या? तुम तो एक चुड़ैल हो और ये सब क्या कह रहे हो? मुझे पहचाने कैसे? फिर चुड़ैल हीरक कुमार को सामुकमाला के बारे में सब कुछ बता देती है और सब कुछ सुनकर हीरक कुमार
इसके मतलब ये दोनों मेरे खोए हुए रूबी और कौड़ी हैं। चुड़ैल, मेरी बेटियों को वापस ले जाने की अनुमति दो। मैं वादा करता हूँ जलराज्य लौटकर सामुकमाला को इस अन्याय का सजा दूंगा। ये कहकर हीरक कुमार दोनों बेटियां रूबी और कोड़ी को लेकर जलराज्य में वापस लौट जाते हैं। जलपरी मणिमाला हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई देती है, ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है, अरे ये तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया। जलपरी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पे चुंबन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा, तू मिलते ही तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूल ही गई थी। तब जलपरी मणिमाला प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची काल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है, उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। उसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैं इन दो हाथों से गोद में उठाई हूँ। वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी ने अपनी जादुई शक्ति से जलपरी मणिमाला को मानव रूप प्रदान करती है। फिर मानव रूपी जलपरी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है। फिर जंगल की रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। जलपरी मणिमाला, मुझे वो बच्ची दे दो। मैं उस बच्ची को खाऊंगी और उसकी असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने जाती है तभी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मणिमाला जल्दी से वहाँ से भाग के गांव में पहुँच गई। फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए मणिमाला रहने लगती है। तू तो मेरी आंखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरी नाम है नयनतारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस स्थल भाग के मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए मानव रूपी जलपरी गांव के घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उसे एक घर में काम मिल ही जाती है। फिर धीरे धीरे बेटी नयनतारा बड़ी होने लगी। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चली जाती हूँ। लेकिन मणिमाला नयनतारा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती है। और इस तरह धीरे धीरे नयनतारा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाती है। लेकिन मणिमाला नयनतारा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इस बीच डायन इतनी बरसों से उस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब नयनतारा को मणिमाला से अलग करने की तरकीब सोचनी होगी। इस तरह दिन बीतते रहे, लेकिन आज तक नयनतारा चुड़ैल की हाथ नहीं लगी।
अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गांव की एक छोटी स्कूल में नौकरी मिलती है। और पहले दिन जब वो काम पे जा रही थी, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ। क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लाने जाएंगे? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। लेकिन ये पहली बार है जब नयनतारा अपनी माँ की बात नहीं मानी और जैसे ही वो अकेले घर से निकली, अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे वेश बदल के जाना होगा। ये सोचकर वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष में नयनतारा के सामने आई। नयनतारा, अरे ओ नयनतारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप? आप मुझे जानते हैं? पहचानती हूँ ना, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ, और इसीलिए तो बताने के लिए आई हूँ तुम्हारी पास। फिर चुड़ैल नयनतारा की असल परिचय की राज बताती है। ये भी बताती है कि मणिमाला उसे चुरा के जबरदस्ती अपनी पास रखी है। और ये सुनकर नयनतारा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछता है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच है? कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनतारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपनी असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता। माँ बीमार है, कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है तू। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी, उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखता। उस दिन कितनी बार मना की थी, आज समझ आ रहा है ना। लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद नयनतारा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे फिर से वो बुढ़िया दिखाई दी। क्यों रे, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो चुड़ैल की रूप धारण करती है। इधर तक नयनतारा की पीछा करते हुए उसकी माँ मणिमाला भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को शरण करने लगी और साथ ही साथ आसमान से एक बिजली चुड़ैल की ऊपर गिरी और तभी चुड़ैल वहाँ ही मर गई। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर पानी में क्यों चले जाएंगे? प्रकृति देवी ने शर्त रखे थे, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुके हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जल पड़ी मणिमाला फिर से नदी में वापस चली गई। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और